हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। अब इस यूनिट में हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। तो टेरिडोफाइट्स जो हमने पढ़ा था वो 2 यूनिट में हमने कंप्लीट कर लिया कि ये टेरिडोफाइट्स होता है, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं। उसके अलावा हमने उसमें ये भी पढ़ लिया था कि इसमें जो पर्टिकुलर मेंबर्स होते हैं वो किस किस प्रकार से होते हैं। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था मार्शिलिया पढ़ा था, इक्विसिटम पढ़ा था, तो ये जो और स्लेजिनेला पढ़ा था। तो ये हमने टेरिडोफाइट्स के अंदर स्टडी कर ली थी। एग्ज़ाम में उनके रिप्रोडक्शन पे, उनकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पे और उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे और हाँ लगभग और उनके क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको बता चुकी। अब इस यूनिट में मैं शुरू कर रही हूँ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को कहते हैं अनावृत बीजी। तो इस क्लास में मैं जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स समझाऊंगी कि जिम्नोस्पर्म में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसलिए इन्हें एंजियोस्पर्म में नहीं रखा गया, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसलिए इन्हें टेरिडोफाइट्स में नहीं रखा गया। अगर मैं बात करूँ जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें। उसके अलावा इस पर क्वेश्चन आता है इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे आता है, इनकी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्टेज पर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आवर्तबीजी को आवर्तबीजी या जिम्नोस्पर्म क्यों कहते हैं। क्योंकि इनका जो सीड होता है वो नेकेड होता है। तो अगर इनका सीड नेकेड होता है मीन्स इनके सीड के बाहर सीड कोट नहीं होता है, इस कारण इन्हें नेकेड सीड्स या नग्न बीजी प्लांट भी कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म को अगर मैं कहूँ कि जिम्नोस्पर्म को और क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं इन्हें नग्न बीजी पादप या नेकेड सीड प्लांट्स भी हम इन्हें कह सकते हैं। तो इनकी या जिम्नोस्पर्म में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली जीरोफिटिक हैबिटेट वाले होते हैं, या मैं कहूँ कि उनका जो स्वभाव होता है वो मरुद्भिदीय स्वभाव होता है। अब देखो कि जिम्नोस्पर्म में पाए जाने वाले मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली प्लांट्स मरुद्भिदीय लक्षणों वाले होते हैं या जीरोफिटिक फीचर्स वाले होते हैं। अब मैं बात करती हूँ इनके हैबिटेट की, तो ये सभी जगह पाए जाते हैं। और ये जो जिम्नोस्पर्म है इनके मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, मीन्स शोभाकारी पादप हम जिन्हें बोल सकते हैं, जिनका यूज़ होता है डेकोरेशन का। मीन्स हम उन्हें गार्डन में भी लगा सकते हैं, हम उन्हें होम में अपने घर में भी लगा सकते हैं। तो मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं इनके वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं और जीरोफिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले इनके जो प्लांट्स होते हैं। अब मैं बात करती हूँ इनमें सबसे पहले स्टेम की। तो इनका जो स्टेम होता है वो स्टेम कैसा होता है वो देखो। सबसे पहले इसका मुख्य पादप शरीर स्पोरोफिटिक या बीजाणुद्भिद पादप होता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। इनका हैबिटेट मैंने बता दिया कि जीरोफिटिक इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो मोस्टली ये जीरोफिटिक प्लांट ही होते हैं इनमें, और ये सभी जगह पे लगभग पाए जाते हैं। इफिड्रा ऐसे स्पीसीज है जो राजस्थान में मरुस्थलीय कंडीशंस में जनरली देखने को मिल जाती है, या आसानी से अगर मैं बात करूं कि हम आसानी से किसी जिम्नो को देखना चाहते हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट को देखना चाहते हैं, तो इफिड्रा एक मात्र ऐसी स्पीसीज है जो सामान्य वातावरण में मरुस्थल में देखने को मिल जाती है। कहाँ पे? राजस्थान में। अब देखो इसका जो स्टेम होता है, इसका स्टेम होता है इरेक्ट होता है, एरियल होता है, मीन्स ऊर्ध्व होता है, वायवीय होता है, और इसका स्टेम शल्कीय हो सकता है और अशल्कीय भी हो सकता है। अब मैं बात करूं साइकस, पाइनस, एंड इफिड्रा। तो
तो जो जनरल अपन स्टडीज़ करेंगे या टाइप स्टडीज़ करेंगे वो इन 3 प्लांट्स के अंदर हम जिम्नो को कवर करेंगे या जिम्नो की स्टडी करेंगे। तो इसमें जो साइकस होता है इसका स्टेम होता है अनब्रांच्ड, इसका जो पाइनस का जो स्टेम होता है वो होता है स्केली, मीन्स शल्कीय होता है, और उसके अलावा वो ब्रांच्ड होता है। और जो इफिड्रा होता है, इफिड्रा का स्टेम भी ब्रांच्ड होता है और ग्रीन होता है। ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर मैं स्टेम की बात करूँ तो बेलनाकार होता है, एरियल होता है और शल्को युक्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पर्टिकुलर साइकस की बात करूँ तो इसका जो स्टेम होता है वो ब्रांच्ड होता है, पाइनस में जो स्टेम होता है वो साइकस में जो स्टेम होता है वो अनब्रांच्ड या अशाखित होता है। पाइनस में पाया जाने वाला जो स्टेम होता है वो शल्कीय आवरण युक्त होता है या स्केली होता है, उसके अलावा वो शाखित होता है। और इफिड्रा का जो स्टेम होता है वो भी शाखित होता है और हरा होता है। तो ये तो बात हुई इसके स्टेम की। अब हम बात करते हैं इसके लीफ की। तो इसमें जो पत्तियां होती है वो पिन्नेटली कंपाउंड होती है। किस तरह से होती है? ऐसी। इनमें पाई जाने वाली पत्तियां ऐसी होती है, पिच्छाकार होती है। ये आप देख सकते हो। वैसे इस तरह से इनमें जो पत्तियां पाई जाती है वो पिच्छाकार होती है। और ये जो लीव्स होती है वो अगर मैं साइकस की बात करूँ तो साइकस में स्पाइरल क्रम में लगी हुई होती है, चक्रीय क्रम में ये पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स लगी हुई होती है जो रेकिस के द्वारा, रेकिस पिच्छाक्ष ऐसी संरचना होती है। ये जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं रेचिस। तो ये इसके द्वारा स्पाइरल क्रम में प्लांट में लगी हुई होती है। ऐसा किस में होता है? साइकस में होता है। और इनकी जो लीव्स होती है वो एवर ग्रीन होती है, मीन्स हमेशा या सदैव ही हरी होती है। उसके अलावा इनमें पाई जाने वाली जो पत्तियां होती है, मैंने ये बता दिया कि जिम्नोस्पर्म मोस्टली जीरोफिटिक हैबिटेट के या जीरोफिटिक स्वभाव के होते हैं, मरुद्भिदीय स्वभाव के होते हैं। इट मीन्स इनमें ऐसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो मरुस्थलीय पादपों से इनमें समानता दर्शाते हैं या इनको उस अनुकूल बनाते हैं कि ये डेजर्ट में या फिर मरुस्थल में रह सके, इसलिए इन्हें जीरोफिटिक प्लांट्स के स्वभाव वाला कहा गया है। तो देखो, जैसे कि जीरोफिटिक प्लांट्स में धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं संकन स्टोमेटा। तो इसमें जो पाई जाने वाली लीव्स होती है उन लीव्स में संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं, मीन्स इनमें धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। तो ये हुई इसमें लीव्स की बात कि लीव्स एवरग्रीन होती है, स्पाइरल या सर्पिल क्रम में लगी हुई होती है। ओवरऑल हमने इसकी बात कर ली है। अब हम बात करते हैं इसमें रूट की। तो जो साइकस होता है उस साइकस में कोरेलॉइड रूट या प्रवाल मूल भी कहते हैं। तो कोरेलॉइड रूट इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? इसमें पाई जाने वाली जो रूट होती है वो मोस्टली प्लांट्स में अंडरग्राउंड होती है, लेकिन साइकस में एक स्पेसिफिक टाइप की रूट पाई जाती है। तो आपके कंपटीशन में ये भी आ सकता है कि कोरेलॉइड रूट किस में प्रेजेंट होती है। तो आपको ये बताना है कोरेलॉइड रूट या प्रवाल मूल साइकस में पाई जाती है। और ये कैसी होती है? निगेटिव जियोट्रॉपिक। नेगेटिव जीरोट्रॉपिक मीन्स ये, जैसे कि पॉजिटिव जीरोट्रॉपिक की बात करूँ तो जो नॉर्मल एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स कैसे होती हैं? अंदर की ओर स्थित होती है, मीन्स अंडरग्राउंड होती है। तो वो हो गई पॉजिटिव जीरोट्रॉपिक, मीन्स भूमिगत अगर जड़ें हैं तो वो हो गई पॉजिटिव जीरोट्रॉपिक। अगर मैं नेगेटिव जीरोट्रॉपिक की बात करूँ तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसे ग्रेविटी कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल से विपरीत दिशा में अगर जड़ें वृद्धि कर रही है, मीन्स ऊपर की ओर वृद्धि कर रही है,
अंडरग्राउंड नहीं जाके ऊपर की ओर वृद्धि कर रही है, तो इसे कहते हैं निगेटिव जीरोट्रॉपिक। तो अगर मैं डायग्राम में ड्रॉ करूँ तो समझ लो कि ये कोई साइकस का प्लांट है। तो इसमें नीचे की ओर तो नॉर्मल रूट्स होती हैं, लेकिन ऊपर की ओर ब्राउन कलर्ड की आउटग्रोथ्स निकली हुई रहती है, जो एक्चुअल में कौन सी स्ट्रक्चर होती है, यही कोरेलॉइड रूट ही ये होती है जो इनके आधार से संलग्न होती है। और ये जो कोरेलॉइड रूट होती है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक होती है, ब्राउन कलर की होती है। और इन कोरेलॉइड रूट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी होता है, जिस पे भी क्वेश्चन आता है कि इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है और इसमें बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी की अगर मैं बात करूं तो कोरेलॉइड रूट में अंतःपरजीवी के रूप में नोस्टॉक, एनाबिना और एज़ोटोबैक्टर आदि माइक्रोब्स पाए जाते हैं या सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसमें से नोस्टॉक और एनाबिना तो क्या है, एल्गी है, और एज़ोटोबैक्टर एक बैक्टीरिया है। तो साइकस की कोरेलॉइड रूट में सहजीवी संबंध बता सकती हूँ या अंतःपरजीवी के रूप में मैं नोस्टॉक, एनाबिना जो कि शैवाल है पाए जाते हैं, और एज़ोटोबैक्टर नामक बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। और ये जो बाहर की ओर ये रूट्स होती हैं, तो ये डायरेक्ट सन रेज के कांटेक्ट में आने से या सन के कांटेक्ट में आने से ये एल्गी अपने आप में फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। और जो कोरेलॉइड रूट होती है वो थोड़ी मुड़ी हुई शेप में होती है, थोड़ी ऐंठन युक्त होती है, ठीक है, और ये बाहर की ओर निकली हुई होती है। जबकि जो अगर मैं इनके नॉर्मल रूट की बात करूँ तो इनके नॉर्मल रूट में पित्त एब्सेंट या कम होता है, और इनमें जो वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, जिन्हें हमें संवहन तंत्र भी कह सकते हैं, वैस्कुलर सिस्टम या स्टीलर सिस्टम, वो कैसे होता है, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन एंड एग्जार्च टाइप का होता है। तो इनमें पाया जाने वाला जो रूट सिस्टम होता है, नॉर्मल रूट की अगर मैं बात करूं, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन व एग्जार्च टाइप का इसमें वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। इसका मोस्टली पादप या इसका जो मुख्य प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, इसकी जो मुख्य प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है। इट मीन्स उनमें स्पोर्स पाए जाते हैं। सो इस तरह से इसे इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है। और आपको पता है स्पोरोफिटिक जनरेशन कैसी होती है, स्पोरोफिटिक जनरेशन नेचर में डिप्लॉयड होती है। तो देखो ये ओवरऑल बात हुई, हमने इसमें जिम्नोस्पर्म की बात करी है। तो ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, अब देखो आप, इनमें जो ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं वो ओव्यूल्स मेगास्पोरोफिल के स्थान पे लगे हुए होते हैं। या मैं अगर बात करूं तो इनमें जो मेगास्पोरेंजियम होते हैं, उन मेगास्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजियम, ये तो बात बाद की होती है। ये देखो साइकस, पाइनस या एफिड्रा, तीनों की अगर मैं ओवरऑल बात करूं या मैं अल्टीमेटली जिम्नोस्पर्म की बात करूं, तो ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, इन जिम्नोस्पर्म में हिट्रोस्पोरी पाई जाती है। इट मीन्स इनमें विषम बीजाणुकता पाई जाती है। और जब इनमें विषम बीजाणुकता पाई जा रही है, इट मीन्स इनमें दोनों प्रकार के स्पोर्स बनेंगे। वो दोनों प्रकार के स्पोर्स कौन से हो गए, मेल स्पोर और फीमेल स्पोर, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, ठीक है। तो इनमें दोनों प्रकार के स्पोर्स का फॉर्मेशन पाया जाता है। इट मीन्स इनमें मेगास्पोरोफिल व माइक्रोस्पोरोफिल दोनों पाई जाएंगी। और ये जो मेल स्पोर होते हैं वो और फीमेल जो स्पोर होते हैं वो, या मैं अगर अल्टीमेटली बात करूं तो इसमें जो स्पोरेंजिया होती है, मेल और फीमेल, ये दोनों अलग अलग होती है। जिससे कि हमने इक्विसिस्टम में पढ़ा था, एक ही प्लांट पे देखने को हमें मिल रही थी, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें मेल स्पोरेंजिया और फीमेल स्पोरेंजिया
अलग अलग प्लांट पे बनती है। और इसमें मेगास्पोरोफिल के स्थान पे डायरेक्ट ही स्पोरेंजिया लगी हुई होती है। तो अगर मैं बात करूं तो इनमें जो ओव्यूल होता है उस ओव्यूल मेगास्पोरोफिल पे डायरेक्ट ही लगा हुआ होता है। जैसे कि मैं अगर डायग्राम से ड्रॉ करूं, आप स्पेसिमेन भी देख सकते हैं लेबोरेटरी में। तो कुछ इस तरह से इसकी पत्ती होती है और इस पे यूं इस पत्ती के आधार की तरफ ये जो संरचना होती है इसे कहते हैं ओव्यूल। तो यहाँ पे इस ओव्यूल के अंदर एक एक्टिव मेगास्पोर पाया जाता है। इस एक्टिव मेगास्पोर के कारण ये जो संरचना है इसे हम ओव्यूल कहते हैं। तो इसमें मेगास्पोरोफिल पे डायरेक्ट ही मेगास्पोरेंजिया लगी हुई होती है, वो किसी स्पेशल संरचना में इनक्लोज नहीं होती है। तो इस पे डायरेक्ट ही ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं, इसलिए इसे मेगास्पोरोफिल कहेंगे। इस ओव्यूल्स या इन ओव्यूल्स के अंदर एक एक्टिव मेगास्पोर होता है जो जर्मिनेट होके फीमेल गेमिटोफाइट का निर्माण करता है। इसमें पीडी एकांतरण पाया जाता है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। इसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स अलग अलग बनते हैं, या मेल स्पोरेंजिया अलग प्लांट पे और फीमेल स्पोरेंजिया अलग प्लांट पे बनती है। इसमें जो ओव्यूल होता है वो ओव्यूल एक अध्यावरण युक्त होता है, या मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इसमें पाया जाने वाला ओव्यूल यूनिटेगमिक या एक अध्यावरणी होता है। तो इसमें पाया जाने वाला ओव्यूल कैसा हो गया? यूनिटेगमिक या एक अध्यावरण युक्त इसमें ओव्यूल पाया जाता है। अब देखो, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन सिंपल होता है और इसमें ट्रिपल फ्यूजन नहीं पाया जाता है। जैसे कि मैं आवर्त बीजियों की बात करूं तो आवर्त बीजियों में या एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन होता है, मीन्स द्विनिषेचन त्रिय संलयन होता है। उस टाइप से इसमें सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है, एक निषेचन होता है, जिसमें क्या होता है मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होता है। इसमें ट्रिपल फ्यूज़न नहीं होता है, मीन्स इसमें 3 केंद्रकों का संलयन नहीं होता है। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है उस फर्टिलाइजेशन में जो सिंगल फर्टिलाइजेशन और जो ट्रिपल फ्यूज़न होता है वो इनमें नहीं होता है। इसमें जो एंडोस्पर्म बनता है वो फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले बनता है, लेकिन जो अगर मैं एंजियोस्पर्म की बात करूँ तो एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन से पहले भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाता है। और इनमें जो मेल गैमेट होता है वो मेल गैमेट कैसे होता है वो देखो। साइकस में अगर मैं मेल गैमेट की बात करूं तो साइकस में पाया जाने वाला मेल गैमेट सबसे बड़ा होता है। तो अगर मैं जिम्नोस्पर्म्स में बात करूं कि जिम्नोस्पर्म में सबसे बड़ा मेल गैमेट किस में पाया जाता है, तो सबसे बड़ा मेल गैमेट साइकस में पाया जाता है और सबसे बड़ा ओव्यूल भी साइकस में ही पाया जाता है। ठीक है, तो मेल गैमेट भी सबसे बड़ा साइकस में पाया जाएगा और ओव्यूल भी साइकस में, इसमें सबसे बड़ा ओव्यूल पाया जाता है। इसमें ओवरी जैसी या अंडाशय जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है। जैसे कि फ्लावर में हम ओवरी ड्रॉ करते हैं उस टाइप से इसमें ओवरी जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है। इट मीन्स इसके बाहर की ओर सीड कोट का भी निर्माण नहीं होता, डायरेक्ट ही सीड इससे अटैच होता है। ये मोनोकोटाइलेडन्स या डाइकोटाइलेडन्स हो सकते हैं, मीन्स ये एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री हो सकते हैं। अगर मैं पाइनस की बात करूं तो पाइनस में माइकोराइजा पाए जाते हैं। माइकोराइजा को कवक मूल भी कहते हैं।
मीन्स जिन प्लांट्स के साथ कवक या फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्थापित करती है जिससे कि दोनों को फ़ायदा होता है, तो वो वाला कनेक्शन यहाँ पे माइकोराइज़ा होता है। तो पाइनस में माइकोराइज़ा पाई जाती है। और सेकंड थिंग, पाइनस के जो नर पुंमणु बोल सकते हैं हम, या फिर नर युग्मक, जो पाइनस के मेल गैमेट्स होते हैं वो पंख युक्त होते हैं, जिन्हें कहते हैं विंग्ड। तो पाइनस के जो मेल गैमेट्स होते हैं वो पंख युक्त होते हैं, इसलिए इन्हें विंग्ड गैमेट्स भी कहते हैं। ये जो पाइनस के स्पोर्स होते हैं वो पंखों युक्त होते हैं। और जब इनका प्रकीर्णन का टाइम आता है तो प्रकीर्णन के वक्त क्या होता है, ये एकदम गुच्छों के रूप में, एक बंच के रूप में इन बीजाणुओं का जब प्रकीर्णन होता है या इन स्पोर्स का जब डिस्पर्सल होता है, तब उस कंडीशन में क्या होता है, ये एक साथ तो बंच के रूप में या गुच्छे के रूप में ये मुक्त होते हैं, जिसके कारण पूरा आसमान या पूरा वातावरण येलो कलर का दिखाई देता है। क्योंकि ये स्पोर्स येलो होते हैं, इनके मीन्स जो पंख होते हैं वो येलो होते हैं। तो जब इनका प्रकीर्णन होता है तो ये गुच्छे के रूप में होता है और पूरा वातावरण ढका हुआ पीला पीला दिखाई देता है, जिन्हें सल्फर क्लाउड भी कहते हैं। सल्फर के बादल, तो सल्फर के बादल अगर आपसे पूछे, कंपटीशन में भी आ सकता है, एमएससी एंट्रेंस में भी आ सकता है कि विंग्ड युक्त या पंख युक्त स्पोर्स किस में पाए जाते हैं, या फिर सबसे बड़ी ओव्यूल किस में पाई जाती है, सबसे बड़ा मेल गैमेट किस में पाया जाता है, एंड अल्टीमेटली सल्फर क्लाउड क्या होते हैं। तो जब प्रकीर्णन होता है उस वक्त उस कंडीशन में क्या होता है कि वातावरण में पूरी तरह से चारों ओर पीला पीला दिखाई देता है पूरा वातावरण, जो किसके कारण होता है, इन बीजाणुओं के प्रकीर्णन के कारण, जिन्हें सल्फर क्लाउड कहते हैं। अब देखो, इनमें पीडी एकांतरण पाया जाता है, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। और इफिड्रा की मैं अगर बात करूं, हाँ, इसमें जो साइकस पाया जाता है, तो आप जब व्रत करते हो तब एक जिसे मैं बोल सकती हूँ, आप या तो फ्रूट्स खाते हो या फिर शाकाहार करते हो, तो उसमें एक स्पेशल चीज़ यूज़ में लेते हो, जैसे कि साबूदाना। तो हाँ, साइकस के स्टेम से या साइकस के प्लांट से साबूदाना बनाया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछे कि साबूदाना किस प्लांट से बनाए जाते हैं, तो साइकस के प्लांट से साबूदाना बनाए जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ इफिड्रा, तो जो इफिड्रा होता है उससे सूखा मेवा भी हम बोल सकते हैं या चिलगोज़ा भी बोल सकते हैं। तो ये जो इफिड्रा होता है ये राजस्थान में या राजस्थान के डेजर्ट में पाई जाने वाली संरचना होती है, या संरचना नहीं, प्लांट होता है, जो जनरली एक सामान्य वातावरण में रेगिस्तान में पाया जाने वाला एकमात्र जिम्नोस्पर्म होता है जो आसानी से पाया जा सकता है। इसकी जो अगर मैं इसमें प्रोटोजाइलम वगैरह उपस्थित होते हैं, क्योंकि मैंने बताया एग्जॉस्ट कंडीशन होती है, तो इसमें जो प्रोटोजाइलम होता है वो वी शेप में होता है, और इसकी जो प्रोटोजाइलम होता है उसकी बाहर की ओर की सेल्स में रेजिन पाया जाता है, जिसका औद्योगिक उपयोग होता है, वो आगे मैं क्लास में कवर करूँगी। तो इनकी जो सेल्स होती है उन सेल्स में रेजिन पाया जाता है और इनकी जो स्टेम होता है वो शल्कीय होता है, स्केली जिसे बोल सकते हैं, ऐसे शल्क युक्त इनका स्टेम होता है। अब देखो इम्पोर्टेंट थिंग कि जो इनमें जो जाइलम होता है उनमें जाइलम वेसल्स का अभाव होता है और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स का इनमें अभाव होता है। अब मैं जो इससे नेक्स्ट क्लास शुरू करूँगी उसके अंदर में जिम्नोस्पर्म के एक एक मेंबर से शुरू करूँगी। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।